हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है दो गर्भवती परियों की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। परीलोक में अनुष्का नाम की एक रानी परी रहती थी। अनुष्का की एक बेटी थी जिसका नाम पुष्पा और दो बेटे जिनका नाम अमित और सुमित था। उसके दोनों बेटे बहुत ही आज्ञाकारी और समझदार थे। वहीं उसकी बेटी पुष्पा बहुत ही जिद्दी और मतलबी लड़की थी। इसी तरह एक दिन रानी परी अपने दोनों बेटों की शादी आशा और निशा के साथ करा देती है। दोनों परियां बहुत ही खूबसूरत और समझदार थीं। सुनो बेटा, अब तुम दोनों मेरे घर की बेटियां हो। मैं तुम दोनों और अपनी बेटी पुष्पा में कोई भी फर्क नहीं समझती। इसीलिए आज से तुम दोनों इसे अपना ही घर समझना। अगर किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो तुम सीधा मुझे बता देना। पुष्पा ये सारी बातें सुन लेती है। माँ, इस घर की बेटी सिर्फ मैं हूँ। ये दोनों इस घर की बहुएं हैं, इसीलिए आप मेरी तुलना इनके साथ मत कीजिए। अरे नहीं बेटा, तुम ये बातें ना सोचा करो। मैं जल्द ही तुम्हारे लिए भी एक अच्छा सा लड़का ढूंढ दूंगी और तुम्हें भी खुशी खुशी अपने घर से विदा कर दूंगी। पुष्पा ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है। माँ, मैं शादी नहीं करने वाली। मैं भी इन दोनों भाइयों की तरह इस राज्य में बराबर की हकदार हूँ और इन दोनों से कहीं ज्यादा समझदार हूँ और शक्तिशाली भी हूँ। इतना कहकर गुस्से में पुष्पा वहाँ से चली जाती है। रानी परी अपनी दोनों बहुओं के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और गिफ्ट लाया करती थी, लेकिन पुष्पा ये देखकर हमेशा चिढ़ती ही रहती थी। ये दोनों जब से राजमहल में आई है, तब से मेरी माँ मेरी अहमियत तो बिल्कुल ही भूल गई है। मुझे कुछ भी करके इन दोनों को इस राज्य से बाहर करना होगा। इन दोनों के पीछे पीछे मेरे प्यारे दोनों भाई भी यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। उसके बाद मैं इस राज्य की अकेली रानी बनूंगी और फिर सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैं चाहती हूँ। अगले दिन पुष्पा देखती है कि दोनों बहनें आपस में कुछ बातें कर रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। तुम दोनों को जितना खुश होना है अभी हो लो। कुछ दिनों बाद मैं तुम दोनों को राजमहल से बाहर फेंकवा दूंगी। उसके बाद पुष्पा नाटक करके रोने लगती है। तभी उसकी माँ रानी परी वहाँ पर उसके पास आती है। अरे पुष्पा बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? यदि मैं आपसे कुछ भी बात कहूँगी तो आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगी माँ। नहीं नहीं बेटा, बताओ मुझे क्या बात है। आज उन दोनों भाभियों को मैंने बात करते हुए सुना। वो आपके बारे में बहुत ही गलत बोल रही थी। कह रही थी कि जब ये बुढ़िया मर जाएगी तब उसके बाद इस परीलोक की रानियां हम बन जाएंगी और पूरे परीलोक पर राज करेंगी। बिटिया, उन्हें जो बोलना है बोलने दो। तुम ज्यादा मत सोचा करो, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया करो बेटा। इतना कहकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, माँ ने तो मेरा सारा प्लान ही खराब कर दिया। उन्हें तो मेरी किसी भी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लगता है मुझे कुछ और करना होगा। कुछ भी करके मैं इन दोनों को राजमहल से बाहर निकलवा दूंगी, उसके बाद ही दम लूंगी। अगले दिन पुष्पा रानी के गले का हार अपनी माँ के कमरे से निकालकर उन दोनों बहनों के कमरे में छिपा देती है। अरे मेरा हार कहाँ गया? कहीं मिल क्यों नहीं रहा? मुझे नहीं पता माँ, मैंने तो आपका हार देखा भी नहीं है। अरे एक मिनट माँ,
मैंने उन दोनों भाभियों के कमरे में आपका हार देखा था। नहीं माँ, हमारे पास आपका कोई हार नहीं है। तुम यहीं रुको, मैं अभी देख कर लाती हूँ। पुष्पा उन दोनों के कमरे में जाती है और अंदर जाकर हार उठाकर ले आती है। ये देखो माँ, ये दोनों कितनी बड़ी चोर हैं, अपने ही घर में चोरी करती हैं। अरे तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। माँ, इन दोनों को धक्के मार कर घर से बाहर कर दो। हमें माफ कर दीजिए माँ, हमें सच में इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। कोई बात नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो। शायद मैंने ही तुम्हारे कमरे में रख दिया होगा। उसके बाद रानी परी वहाँ से चली जाती है। यार, ये माँ इन दोनों को कुछ कहती क्यों नहीं? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी जगह इस राजमहल की रानी ये बन जाएंगी। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। कुछ दिनों बाद वो दोनों बहनें गर्भवती हो जाती हैं। जब ये बात रानी परी को पता चलती है तो रानी परी बहुत खुश हो जाती है। वही पुष्पा ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, अब तो माँ इन दोनों बहनों को कभी भी घर से नहीं निकालेंगी। अब क्या करूँ मैं? फिर अगले दिन, अरे माँ, मौसी का फोन आया था। वो बोल रही थी कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आप एक काम कीजिए, उनसे मिलने चली जाइए। पता नहीं मौसी कब चली जाए। पुष्पा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा? तुम्हारी मौसी को कुछ भी नहीं होगा। मैं आज ही उनसे मिल कर आती हूँ। तुम अपनी दोनों भाभियों का और इस परिलोक का अच्छे से ख्याल रखना और मुझे सारी बातें फोन पर बताती रहना। अरे माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं यहाँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। उसके बाद रानी परी वहाँ से चली जाती है। पुष्पा अपनी शक्तियों से रानी परी का रूप ले लेती है और दोनों बहनों के पास जाती है। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? चलो जल्दी से आओ और घर का सारा काम करो। लेकिन माँ, घर में सभी दासियाँ बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। फिर हमें काम करने की क्या जरूरत है माँ? मैंने सभी नौकरों को और दासियों को छुट्टी दे दी है। अब से इस राजमहल का काम आज से तुम दोनों करोगी। लेकिन माँ, हम तो गर्भवती हैं, हम काम कैसे कर सकती हैं माँ? मेरे सामने ज्यादा बहस मत करो। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। चुपचाप उठो और राजमहल के काम में लग जाओ, नहीं तो तुम दोनों को महल से बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद दोनों बहनें अपने अपने काम में लग जाती है। सारे दिन काम करने के बाद वो रानी से खाना मांगने जाती है। रानी माँ, हमें बहुत भूख लगी है माँ, थोड़ा सा खाना दे दीजिए। खा खा कर तुम लोग इतनी मोटी हो गई हो। आज से तुम दोनों कम खाना खाओगी। और हाँ, महल में पानी की सप्लाई कट चुकी है, इसीलिए पानी लेने आज से तुम दोनों नदी पर जाओगी और महल की सारी टंकियाँ भरना तुम्हारी जिम्मेदारी है। दोनों बहनें मटका उठाकर नदी से पानी भरने जाती हैं। वहाँ उन दोनों को बहुत सारी परियां मिलती हैं। अरे तुम दोनों तो गर्भवती हो, मैं कब से देख रही हूँ। तुम दोनों कितनी देर से पानी लेकर जा रही हो? दरअसल रानी माँ ने हमें पानी की टंकी भरने के लिए कहा है। क्या रानी माँ ने? रानी माँ इतनी जालिम कैसे हो सकती हैं? देखो जरा, ये दोनों गर्भवती हैं, उसके बावजूद भी वो इनसे इतना ज्यादा काम करवा रही हैं। तभी वहाँ पर पुष्पा बनी रानी परी आ जाती है। खबरदार, अगर इन दोनों बहनों की किसी ने मदद की तो मैं एक एक को पकड़कर सूली पर चढ़ा दूंगी। वहीं दूसरी तरफ रानी परी अपनी बहन से मिलने उसकी गुफा में जाती है। तभी पीछे से पुष्पा गुफा का दरवाजा बंद कर देती है। मेरी प्यारी माँ, जब तक मैं नहीं चाहूँगी
तब तक आप इस गुफा से बाहर नहीं निकल सकती। इतना कहकर पुष्पा वहाँ से चली जाती है। पुष्पा उन दोनों बहनों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगी थी। एक दिन दोनों बहनें पहाड़ की चोटी पर बैठी थीं। तभी पुष्पा उन दोनों को पीछे से धक्का दे देती है। बचाओ, बचाओ हमें, हमारी रक्षा करो। पुष्पा ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर रानी परी आ जाती है और अपनी दोनों बहुओं को बचा लेती है। वो अपने जादू से दोनों बहुओं को पहाड़ी के ऊपर ले जाती है। माँ, आप यहाँ कैसे आई माँ? आप तो मौसी के पास गई थी ना माँ? रानी पुष्पा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। नालायक, तू इतनी गिर जाएगी, मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। इन दो मासूम गर्भवती परियों को तूने मारने की कोशिश की है। अब तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। रानी परी पुष्पा की सारी शक्तियाँ छीन लेती है और उम्र भर के लिए उसे कारावास में डाल देती है। उसके बाद वो सभी परियों को वो सारी बातें बताती है। सभी परियां ये सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं। फिर कुछ दिनों बाद वो दोनों बहनें बहुत ही खूबसूरत बेटियों को जन्म देती हैं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। एक गांव में रानी नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। उसके पापा एक कंपनी में काम करते थे और उनकी घर की हालत भी अच्छी थी। उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। रानी दिल से बहुत अच्छी थी और हमेशा अपने घर वालों की बात सुना करती थी। ऐसे ही एक दिन रानी घर पर बैठी हुई थी। तभी उसने सोचा, आज तो टीचर मुझे पढ़ाने नहीं आएंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं नदी के किनारे थोड़ा घूमने चली जाती हूँ। ये सोचकर रानी नदी के किनारे घूमने के लिए चली गई। नदी के किनारे जाकर वो इधर उधर घूमने लगी। तभी घूमते घूमते अचानक वो नदी के किनारे पहुँच गई और उसका पैर फिसल गया। रानी नदी में डूबने लगी। कोई है, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। ये कहकर रानी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी अचानक से उसके सामने दो राजकुमारी परी बहनें प्रकट हो गयी। वो दोनों परियां गर्भवती थी। उन परियों ने वहां आकर रानी को डूबने से बचा लिया और उसे लेकर फिर वो अपने महल में लेकर चली गई। आप लोग ये मुझे कहाँ पर लेकर आई हो? मैंने तो इतना सुंदर महल कभी भी नहीं देखा। हम लोग राजकुमारी परी बहनें हैं और ये हमारा जादुई महल है। लेकिन मैं तो इस नदी के किनारे इतनी बार आई हूँ, लेकिन मैंने तो आपको कभी भी नहीं देखा और गांव में भी किसी को भी आपके बारे में पता भी नहीं है। हमारा घर यहाँ नहीं है। हम परियां परीलोक में रहती हैं, लेकिन हम परियों का नियम है, जब परियां गर्भवती होती हैं, तो उन्हें सबसे अलग रहना पड़ता है। इसलिए हम दोनों यहाँ पर रहते हैं। जब रानी उन लोगों से बात कर रही थी, तब रानी ने उनके गले में हीरे का नेकलेस देखा। वो नेकलेस में लगे हुए हीरे देखने में बहुत ही सुंदर थे और वो हीरे बहुत ही चमक रहे थे। ये देखकर रानी उन दोनों परियों से बोली, ये हीरे भी जादुई हीरे हैं। मैंने ऐसे चमकते हुए हीरे कभी भी नहीं देखे। हाँ, ये हीरे के नेकलेस का जादुई वरदान है। जब कोई परी गर्भवती होती है, तब उन्हें ऐसे नेकलेस दिए जाते हैं। इन नेकलेसेस में जादुई शक्तियाँ हैं। ये हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। आप लोग बहुत अच्छी हैं।
आप लोगों ने मेरी जान बचाई। कभी अगर मेरी कोई जरूरत पड़े तो आप लोग मुझे याद करना। हाँ रानी, आज से हम लोग दोस्त हैं। अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम हमारे पास आ जाना। हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। अभी मुझे घर जाना है। मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन अब मैं यहाँ से घर कैसे जाऊंगी? तुम फिक्र मत करो, तुम ये अंगूठी अपने पास रखो। ये कहकर परी ने अपने जादुई हीरे के नेकलेस की मदद से एक अंगूठी रानी के हाथ में दे दी। फिर उन्होंने रानी से कहा, ये एक जादुई अंगूठी है, इससे तुम अपने घर पहुंच सकती हो। और उसके बाद जब तुम्हें कभी भी हमारे पास आने का मन करेगा तो तुम इस जादुई अंगूठी से कहना, ये तुम्हें हमारे पास लेकर आएगी। फिर रानी ने उस अंगूठी को अपने हाथों में पहन लिया और उस जादुई अंगूठी की मदद से वो अपने घर पहुंच गई। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। रानी भी कभी कभी परियों से मिलने जाती थी। ऐसे ही सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ दिनों बाद की बात है। उसी गांव के जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। एक दिन उस चुड़ैल को उन गर्भवती परियों के बारे में पता चल जाता है। मैं इतने दिनों से जो ढूंढ रही थी वो आखिरकार आज मुझे मिल ही गया। वो गर्भवती परियां यहीं एक महल में रहती हैं। अगर मुझे उनका वो जादुई हीरे वाला नेकलेस मिल गया तो मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सोचकर वो बहुत जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी की आवाज सुनकर एक लड़की उसके पास आई। उस लड़की का नाम पुष्पा था। वो भी उसी गांव में ही रहती थी। पुष्पा एक शैतान लड़की थी और काला जादू सीखने के लिए वो चुड़ैल के पास आती थी। उस चुड़ैल को हंसते हुए देखकर पुष्पा ने उस चुड़ैल से पूछा, क्या हुआ? आप इतनी जोर जोर से हंस क्यों रही हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं, इतने दिनों से मैं जिन गर्भवती परियों को ढूंढ रही थी, आज मुझे उनके बारे में पता चल ही गया। हाँ तो देर किस बात की है? चलिए अभी जाकर उनको पकड़ कर लाते हैं। चुप कर पागल लड़की। गर्भवती परियों के पास एक जादुई हीरे का नेकलेस है और उन नेकलेस की क्षमता बहुत ही ज्यादा है। अगर हम उनके आसपास भी गए तो वो हमें मार डालेगा। फिर तो हम उनको कभी भी पकड़ नहीं पाएंगे। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। मैं इस दुनिया की सबसे खतरनाक चुड़ैल हूँ। मैं कैसे न कैसे करके उनसे वो जादुई हीरे के नेकलेस छीन कर ही रहूंगी। मैंने आज एक लड़की को उस महल में जाते हुए देखा। तू अभी जाकर उस लड़की के बारे में पता करके आ, नहीं तो मैं तुझे भी जान से मार डालूंगी। ये सुनकर पुष्पा दौड़ती हुई गांव में चली गई। 2 दिन तक वो रानी को ढूंढती रही। तभी उसे रानी के बारे में पता चल गया और वो जाकर उस शैतान चुड़ैल को रानी के बारे में वो सारी बातें बता देती है। आज मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। तू अभी एक काम कर, उस लड़की को पकड़ कर ला। तब पुष्पा वहाँ से चली गई और जाकर वो रानी को पकड़कर उस चुड़ैल के पास लेकर आ गई। उसको लाकर उन्होंने रानी को एक पेड़ के साथ बांध दिया। उस चुड़ैल को देखकर रानी डर गई और उनसे कहने लगी, आप लोग मुझे यहाँ पकड़कर क्यों लाए हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? अब मैं तेरा रूप धारण करके उन परियों के पास जाऊंगी और फिर उनसे
उनका वो जादुई हीरे का नेकलेस छीन कर लाऊंगी। फिर यहाँ वापस आकर मैं तुझे जान से मार डालूंगी। ये कहकर उस चुड़ैल ने रानी का रूप धारण कर लिया और वहाँ से चली गई। वो रानी का रूप धारण करके उन राजकुमारी परी बहनों के महल में चली गई, लेकिन परियां उस चुड़ैल को पहचान नहीं पाई और उसे रानी समझकर उसे महल में अंदर आने दिया। अंदर जाकर वो चुड़ैल उन परियों से रानी बनकर उनसे बात करने लगी। बातों बातों में वो उन परियों से कहने लगी, क्या मैं आप लोगों के ये नेकलेस देख सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम हमारी दोस्त हो, ये लो। ये कहकर वो उस चुड़ैल को जादुई हीरे की नेकलेस देने ही वाली थी कि तभी रानी परियों की दी हुई उस अंगूठी की मदद से वहाँ आ गई। आप लोग उसको वो जादुई नेकलेस मत दो, ये एक चुड़ैल है, ये आप लोगों से ये नेकलेस छीनने यहाँ आई है। रानी की बात सुनकर जैसे ही वो चुड़ैल रानी को मारने गई कि तभी उन परियों ने अपने जादुई नेकलेस की मदद से उस चुड़ैल को अपने वश में कर लिया और वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई। शैतान चुड़ैल, तुझे क्या लगा था तू मुझे बांध कर रख पाती? मेरे पास ये जादुई अंगूठी है, ये तुझे पता नहीं था। अब देख तेरे साथ क्या होता है। रानी की बात सुनकर उन परियों को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस चुड़ैल को जलाकर राख कर दिया। रानी, तुमने अपनी अकलमंदी से आज हमें मरने से बचा लिया। हम इसलिए जिंदगी भर तुम्हारे आभारी रहेंगे। हम तो अच्छे दोस्त हैं और दोस्ती में तो हमें हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। ये सुनकर उन परियों ने रानी को गले से लगा लिया। ऐसे ही कुछ दिन और निकल गए और उन परियों के बच्चे हो गए। वो दोनों बच्चे बहुत ही सुंदर थे। उसके बाद वो दोनों राजकुमारी परी बहनें रानी को अलविदा कह के उस महल से चली गयी। लेकिन उसके बाद भी रानी अपनी जादुई अंगूठी की मदद से अक्सर उनसे मिलने जाया करती थी और उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। बहुत समय पहले की बात है। परी देश में 3 खूबसूरत परी बहनें रहती थीं। उन तीनों का रंग दूध की तरह सफेद था। जो भी उन्हें एक बार देखता उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था। उन तीनों बहनों को पृथ्वी लोक पर घूमना बहुत पसंद था, इसलिए वो तीनों बहनें हर वीकेंड पर पृथ्वी लोक पर जाया करती थीं। इसी बीच उन तीनों की दोस्ती जयपुर में रहने वाले 3 भाई अजय, विजय और सुजय से हो जाती है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। फिर कुछ समय बाद तीनों परी बहनें उन भाइयों से शादी कर लेती हैं। दूसरी तरफ जब ये बात रानी परी को पता चलती है तो वो बहुत नाराज होती हैं और उन तीनों परियों से उनकी जादुई छड़ियाँ छीन लेती हैं। दूसरी तरफ ससुराल जाते ही तीनों परियों की सास कामिनी मुंह बनाकर अपने तीनों बेटों को ताना मारने लगती है। अरे नालायकों, इतने सालों से तुम तीनों बेरोजगार हो, खुद के खाने का तो ठिकाना नहीं है और ऊपर से मुझसे बिना पूछे तुम तीनों ने परियों से शादी कर ली। तभी वहाँ पर कामिनी की सहेली रूपाली आ जाती है और उससे कहती है, तेरे बेटे तो अपना पेट पाल नहीं सकते, इन तीनों को कहाँ से खिलाएंगे? सच में तेरे बेटे तो एक नंबर के बेवकूफ निकले। अरे रूपाली, तू चिंता मत कर, मेरे बेटे बेवकूफ हैं, मैं नहीं। मैं इन परियों की खूबसूरती का पूरा फायदा उठाऊंगी
और इस गांव की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। उसके बाद कामिनी बहुत सारे पैसे खर्च करके अपनी तीनों बहुओं के लिए गांव में बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। देखते ही देखते परियों की ब्यूटी पार्लर की बात पूरे गांव में फैल जाती है और सभी लड़कियां मेकअप करवाने के लिए वहां लाइन लगाने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ पुष्पा नाम की एक लड़की भी ब्यूटी पार्लर चलाती थी। सभी लड़कियां अब परियों के ब्यूटी पार्लर में जाने लगी थी। इस वजह से पुष्पा दिन भर बेकार बैठकर मक्खियां मारा करती थी। इसलिए परियों के ब्यूटी पार्लर से पुष्पा को बहुत चिढ़ होती थी। उन तीनों परियों की वजह से मेरा धंधा पूरी तरह चौपट हो गया है। मुझे किसी भी तरह उनका ब्यूटी पार्लर बंद करवाना होगा। हाँ, मैं आज ही अपने दोस्त सम्राट जादूगर से मिलती हूँ। उसके बाद पुष्पा अपने दोस्त सम्राट जादूगर के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। इस सम्राट जादूगर के होते हुए तुझे किसी भी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुष्पा रानी, मैं उन तीनों बहनों का वो हाल करूँगा कि दूसरों का मेकअप करना तो दूर, वो तीनों अपने आप को भी आईने में देखने से डरेंगी। उसके बाद सम्राट जादूगर अपनी बिल्ली के मुंह में जादुई जल की एक बोतल दे देता है और मंत्र पढ़कर अपनी बिल्ली को जाने के लिए कह देता है। उसके बाद जादूगर की बिल्ली भागती हुई कामिनी के घर जा पहुंचती है। फिर बिल्ली चुपके से खिड़की के रास्ते रसोई घर में दाखिल हो जाती है। उस समय तीनों बहनें खाना खाने की तैयारी कर रही थी। तभी बिल्ली उनकी नजर बचाकर उनके खाने में वो जादुई जल डालकर वहां से भाग जाती है। इस बात से अनजान तीनों बहनें वो खाना खा लेती हैं। लेकिन अगले ही दिन उन तीनों के बालों का रंग सफेद और उनके शरीर का रंग कोयले की तरह काला पड़ जाता है। उनके बाल किसी बूढ़ी औरत की तरह सफेद हो जाते हैं। इस तरह वो तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा बदसूरत बन जाती हैं। अरे, ये क्या हो गया? अचानक हम तीनों इतनी बदसूरत कैसे बन गई? मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आखिर ये सब हमारे साथ हो क्या रहा है? अगले दिन पुष्पा उन तीनों परियों के बदसूरत होने की बात पूरे गांव में फैला देती है, जिस वजह से सभी लड़कियां उनके ब्यूटी पार्लर में जाना बंद कर देती हैं और उन परियों का ब्यूटी पार्लर पूरी तरह से ठप पड़ जाता है। ये देख कामिनी अपना सर पीटने लग जाती है। अरे मनहूसो, तुम तीनों का सत्यानाश हो। तुम तीनों तो 2 ही दिन में बदसूरत बन गई। तुम्हारी वजह से मेरा लाखों रुपए का नुकसान हो गया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम तीनों से एक एक पाई वसूल करके रहूंगी। कल से तुम तीनों खेतों में मजदूरी करने जाओगी और मेरे नुकसान की भरपाई करोगी। तभी कामिनी के तीनों बेटे उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामिनी उन्हें डांट डपट कर खामोश कर देती है। दूसरी तरफ अपनी सास के डर से तीनों परियां खेतों में काम करने लगती हैं, लेकिन परी होने की वजह से वो तीनों बहुत नाजुक थीं, इसलिए उनसे खेतों में काम नहीं किया जाता था। फिर कुछ दिनों बाद उन्हें पता चलता है कि वो तीनों गर्भवती हो गई हैं। माँ जी, हम तीनों इस समय गर्भवती हैं। देखिए, परी होने की वजह से
हमने जिंदगी में कभी कोई मेहनत का काम नहीं किया। मेहरबानी करके आप हमसे इस समय खेतों में काम मत करवाइए, वरना हम तीनों के साथ साथ हमारे होने वाले बच्चों की भी जान खतरे में पड़ जाएगी। अरे मुझे बेकार के बहाने मत सुना, मैं तुम तीनों के झांसे में नहीं आने वाली। चुपचाप जाकर खेतों में काम करो। इस तरह बेरहम कामिनी को अपनी गर्भवती बहुओं पर जरा भी तरस नहीं आता और वो उनसे मजदूरी करवाना चालू रखती है। फिर ऐसे ही एक दिन वो तीनों परियां खेतों में काम कर रही थीं। तभी वहाँ से गुजर रहे सम्राट जादूगर की नजर उन तीनों परियों पर पड़ती है। अरे इस समय तो ये तीनों गर्भवती हैं। गर्भवती परियों की बलि चढ़ाने से शैतान फौरन खुश हो जाता है। मुझे किसी भी तरह इन तीनों परियों को मारकर इनकी बलि चढ़ानी होगी। ऐसा सुनहरा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। मैं आज ही जाकर पुष्पा रानी से इस बारे में बात करता हूँ। हाँ। उसके बाद सम्राट जादूगर पुष्पा के घर पहुँच जाता है और उसे अपने बुरे इरादे बताने लगता है। सुनो पुष्पा रानी, अगर हम उन तीनों परियों को मारकर शैतान के सामने उनकी बलि चढ़ा दे तो शैतान खुश होकर हमें अपना जादुई हीरा दे देगा। उस जादुई हीरे की मदद से हम किसी को भी अपने वश में करके लूट सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुनहरा मौका है। जादुई हीरा मिलने से हम बड़े बड़े अमीर लोगों को लूट कर बहुत धनवान बन जाएंगे। चलो कल ही हम उन तीनों परियों का काम तमाम कर देंगे। फिर अगले दिन जब वो तीनों खेतों से काम करके घर लौट रही थी, तभी सम्राट जादूगर अपनी जादुई शक्ति से उन तीनों को बेहोश कर देता है। फिर पुष्पा और सम्राट तीनों को एक घने जंगल में बड़े पिंजरे के अंदर कैद कर देते हैं। उसके बाद वो दोनों शैतान की पूजा की तैयारी करने वहाँ से निकल जाते हैं। होश में आने के बाद अपने आप को पिंजरे में कैद देखकर तीनों बहनें हैरान हो जाती हैं। अरे ये क्या हो गया? अचानक हम तीनों पिंजरे के अंदर कैसे आ गई? लगता है किसी ने हम तीनों को धोखे से पकड़ा है। हाँ, तुम सही कह रही हो। मुझे लगता है कि ये किसी बुरे जादूगर या तांत्रिक का काम है। हमें किसी भी तरह इस पिंजरे से बाहर निकलना होगा। तभी उन तीनों बहनों की नजर आसमान में उड़ रहे परी देश के तोते पर पड़ती है। तीनों बहनें आवाज देकर उस तोते को अपने पास बुला लेती हैं और उससे मदद मांगने लगती हैं। अरे तुम तीनों इस तरह पिंजरे के अंदर कैसे कैद हो गई? तुम तीनों अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल करके पिंजरे से बाहर क्यों नहीं आ जाती? अरे जादुई तोते, ये बहुत ही लंबी कहानी है। हमने पृथ्वी लोक के लड़कों से शादी कर ली थी, इसलिए नाराज होकर रानी परी ने हमसे हमारी जादुई छड़ियाँ छीन ली। अच्छा, तो ये बात है। फिक्र मत करो, मैं अभी रानी परी के महल से तुम तीनों की जादुई छड़ियाँ चुरा कर लाता हूँ। उसके बाद तोता हवा में उड़ता हुआ रानी परी के महल में पहुँच जाता है और महल में सबकी नजर बचाकर वो तोता चुपके से रानी परी के कमरे में दाखिल हो जाता है। तभी उसे बेड पर रखी तीनों परियों की जादुई छड़ी दिखाई देती है। तोता तीनों छड़ियों को उठाकर उड़ता हुआ परियों के पास पहुंच जाता है। तीनों परियां जैसे ही अपनी जादुई छड़ियां पकड़ती हैं,
कि तभी उन पर किए गए काले जादू का असर पूरी तरह खत्म हो जाता है और वो तीनों फिर से पहले की तरह खूबसूरत बन जाती हैं। उसके बाद वो तीनों अपनी शक्ति से उस पिंजरों को तोड़कर बाहर निकल आती हैं। तभी सम्राट जादूगर पुष्पा के साथ वहाँ आ जाता है। अरे ये तीनों बहनें पिंजरे से बाहर कैसे आ गईं? और ये क्या? ये तीनों फिर से पहले की तरह खूबसूरत बन गई। अरे नहीं, सत्यानाश हो गया। इन तीनों परियों को जादुई छड़ी मिल गई है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो हम तीनों की जिंदगी बर्बाद करने के पीछे तुम दोनों की साजिश थी। अब तुम दोनों हमसे नहीं बचोगे। उसके बाद वो तीनों परी बहनें अपनी जादुई छड़ी की शक्ति का इस्तेमाल करके सम्राट जादूगर और पुष्पा को मुर्गे के रूप में बदल देती हैं और उन्हें दूर कहीं जंगल में छोड़ देती हैं। इन दोनों को तो हमने उनके किए की सजा दे दी। अब हमारी उस चांडाल सास की बारी है। चलो अब उसे भी मजा चखाते हैं। फिर वो तीनों बहनें अपने घर पहुंच जाती हैं और अपनी सास की आवाज गायब कर देती हैं, जिस वजह से कामिनी बहुत परेशान हो जाती है। वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पाती थी। इसी तरह 9 महीने का समय समाप्त होता है और तीनों परियां बहुत ही खूबसूरत 3 बेटियों को जन्म देती हैं। घर में खुशी का माहौल छा जाता है, लेकिन कामिनी की तो अभी भी आवाज गायब थी। वो अपनी पोतियों को देखकर भावुक हो जाती है। वो उनसे बातें करना चाहती थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती थी। ये सब देखकर तीनों परियों को अपनी सास पर दया आ जाती है और वो उसको उसकी आवाज लौटा देती है। अपनी आवाज पाकर कामिनी बहुत खुश होती है और वो अपनी तीनों बहुओं से माफी मांगती है और वो सब अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।